नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान इतिहास और राजस्थान इतिहास के अंदर आज हमारा एकदम नया टॉपिक है बीकानेर का इतिहास। और बीकानेर से मेरे संबंध, खुद के पर्सनल संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। अपन पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश को, उसका भाग एक पढ़ेंगे। उसके अंदर आज पढ़ेंगे राव बीका के बारे में, राव नरा के, राव लूणकरण के, राव जेत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बीकानेर के बारे में क्या कहा जाता है वो सुन लीजिए। बीकानेर के बारे में कहते हैं कि सियाड़ारी खाटू भलीन उनाड़ो अजमेर, नागाणो नितरो भलो ने सावण जिलो बीकानेर। मतलब सर्दियों के अंदर खाटू श्याम अच्छा है, सियाड़ेरी खाटू भली, उनाड़ो अजमेर गर्मियों के अंदर अजमेर अच्छा है, नागाणो नितरो भलो नागौर सब मौसम में अच्छा है, और सावण जिलो बीकानेर जो अभी आने वाला है सावण, उसमें बीकानेर की जैसी रंगत कहीं देखी नहीं जाती। उसके अलावा बीकानेर की होली बहुत प्रसिद्ध है, और बीकानेर की भुजिया, वाह बात ही क्या है कि कह के भी मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा बीकानेर के अंदर ध्यान रखना, देशनोक करणी माता का मंदिर बहुत फेमस है, बांडासर के जैन मंदिर बहुत फेमस है, वैष्णव मंदिर बने हुए हैं वो भी बड़े फेमस है, लालगढ़ पैलेस फेमस है, जूनागढ़ का किला बहुत फेमस है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें बीकानेर की फेमस है। और बीकानेर की स्थापना करने वाले राव बीका जी का यहाँ पे मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। राव बीकाजी को जिनका आशीर्वाद प्राप्त था, मां करणी जिनका देशनोक के अंदर मंदिर बना हुआ है, वो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। रिधिबाई के नाम से थी करणी माता, फिर बाद में करणी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बीकानेर जूनागढ़ का किला है। ये बीकानेर रियासत का पूरा पूरा दृश्य है, ये जो नक्शा है। इसके अंदर देखिए कौन कौन से शामिल है: बीकानेर, कोलायत, पुंगल, खाजूवाड़ा, लूणकरणसर, छत्रगढ़, डूंगरगढ़, नोखा, और कुछ कुछ भाग जो और भी थे जैसे भटनेर वगैरह के भाग भी शामिल थे बीकानेर रियासत के अंदर। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये सारा पढ़ेंगे अपन, और उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आपके पास में 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। ठीक है ना। चलते हैं, आज लेते हैं, स्टार्ट करते हैं राव बीका जी के बारे में पढ़ना। राव बीका राठौड़, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, राव बीका राठौड़ जो है वह राव बीका राठौड़ राठौड़ वंश से संबंध रखते हैं। कौन से राठौड़? जोधपुर वाले जोधा जी जो थे उनके पुत्र थे, पांचवें पुत्र के रूप में थे। पिता का नाम राव जोधा, माता का नाम नौरंगदे। ठीक है ना। इनका जन्म कब होता है? 5 अगस्त 1438 को होता है। बीका जी का जन्म होता है। बीका जी थोड़े बड़े हो जाते हैं। एक बार क्या होता है, दरबार में थोड़ा देरी से आते हैं। किसका? राव जोधा जी का दरबार लगा होता है, दरबार में थोड़ा देरी से पहुंचते हैं, तो उनके ऊपर व्यंग किया जाता है। ठीक है ना। बीका जी हाथ जोड़कर अपना स्थान ग्रहण करते हैं, और बाद में काका भतीजा दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं कानों के अंदर। तब जोधा जी कहते हैं कि क्या किसी देश पर कूच करने का, किसी देश पर हमला करने का फैसला कर लिया क्या, या नया देश बना रहे हो? तो बीका जी को वो बात थोड़ी चुभ जाती है, और बीका जी कहते हैं अगर आप अनुमति देंगे तो मैं एक नया देश भी बना सकता हूं। तो वो जोधा जी से आशीर्वाद लेकर बीकानेर की तरफ निकल जाते हैं। पहले मंडोर से थोड़ा भाटियों के पास में भी पहुंचते हैं, भाटियों से युद्ध करते हैं, वहां सफलता मिलती नहीं है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, बीकानेर की साइड में आ जाते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं राव बीका राठौड़ के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। बीकानेर के ध्यान रखना, कोडमदेश्वर मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है, गजनेर है, कोलायत जी है, पूनासर बालाजी है। ठीक है ना। और बरसिंह सर है। इन सब के बारे में हम इस पूरे जो बीकानेर राठौड़ों का अध्ययन करेंगे उसके बारे में। तो इन सब के बारे में हम धीरे धीरे, हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ का नाम भटनेर है, भटनेर का नाम हनुमानगढ़ कैसे पड़ा, ये सारी चीजों का हम धीरे धीरे अध्ययन करते रहेंगे। देखो, 1465 ईस्वी में करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने अपने काका कांगन और अपने छोटे भाई बीदा के साथ मिलकर बीकानेर क्षेत्र को जीत लिया। ठीक है ना। बीकानेर क्षेत्र को जीत लेता है 65 में। 1472 में राव बीका को कोडम देसर में राजा घोषित कर दिया जाता है। कोडम देसर, ध्यान रखना, भैरव जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। ठीक है। और एक बावड़ी भी है जो जिसको पश्चिमी राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी माना जाता है, रानी कोडम दे द्वारा बनवाई गई थी। 1472 में राव बीका राजा बनते हैं, कोडम देसर को अपनी राजधानी बनाते हैं। कोडम देसर नामक स्थान राजस्थान बीकानेर जिले में स्थित है, जहां भैरव जी का मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखना, ये भैरव मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। 1488 में
राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना की जाती है। बीकानेर की स्थापना अखा तीज यानी अक्षय तृतीया के दिन की गई थी। तो बीकानेर में ध्यान रखना, अखा तीज का जो त्योहार है वो भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन को बीकानेर की स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे, बीकानेर के कुछ पढ़ते हैं और राव बीका के बारे में भी पढ़ते हैं। देखो, कोडमदेसर के बाद राव बीका अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाता है? बीकानेर को बनाता है। यहाँ पर आपको राव बीका जी का चित्र दिखाई दे रहा होगा, उनके काका जी से वो अपने बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये थोड़ी बहुत उनकी सेना वगैरह भी दिखाई दे रही होगी। ध्यान रखना, राव बीका जो है जब यहाँ आते हैं तो अपने पिता जोधा जी से बातचीत करके आते हैं। जोधा जी कहते हैं कि जब तू बीकानेर बसा लिया तूने, तो मैं तुझे कुछ राठौड़ों के राज चिन्ह वगैरह तुझे दे दूंगा, तो तू अपने उन राज चिन्हों को संभाल के रखना। उसके बाद जोधा जी की मृत्यु हो जाती है और शासक बनता है कौन? सुजा। बीका जी अपना एक पुरोहित भेजते हैं सुजा के पास में कि मेरे जोधा जी जो मेरे हमारे पिता है, उन्होंने मुझे कहा था कुछ राज चिन्ह देता हूं, तो आप मुझे वो राज चिन्ह दे दीजिए। तो सुजा देने से मना कर देता है। तो बीका जी क्या करते हैं? जोधपुर पर, राव सुजा पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं और जोधपुर से राज चिन्ह जो है वो लेके आते हैं। पर किसकी मध्यस्थता से? ध्यान रखना, जोधा जी की पत्नी थी राजमाता जासमदे हाडी, ठीक है, इनके कहने पर युद्ध बंद कर देते हैं और वहां से कुछ राज चिन्ह लेके आते हैं। कौन कौन से राज चिन्ह लेके आते हैं वो मैं सारा यहां बता रहा हूं। राव जोधा की ढाल व तलवार जो हड़बुदी शाखला ने दी थी, एक सिंहासन था वहां पे, वो भी लेके आते हैं। चंवर लेके आते हैं, छत्र लेके आते हैं, कटार लेके आते हैं, करड़ लेके आते हैं। इसके अलावा हिरण गर्भ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लेके आते हैं और 18 भुजाओं वाली नागणेती माता की मूर्ति लेके आते हैं। एक ढोल लेके आते हैं जिसको भंवर ढोल, और एक नगाड़ा लेके आते हैं, वेरीसाल नगाड़ा। और जोधा जी का घोड़ा था दल श्रृंगार घोड़ा, वो भी लेके आते हैं। और एक देग देग होती है बड़ी सी, वो बुझाई की देग थी, वो भी वहां से लेके आते हैं। ये सारा सामान जो है वो राव बीका जोधपुर से लेके आते हैं, जीत कर लेके आते हैं। किससे? राव सुजा से, ठीक है। यहाँ चित्र के अंदर पूरे पूरे दिखाए हुए हैं वे सामान जो राव बीका बीकानेर लेकर आए थे। ये घोड़ा, कटार, ठीक है, ये यहाँ पे छत्र वगैरह, ढाल, तलवारें, ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने दे रखी है। नगाड़ा, देग, ये दोनों देगे पड़ी, देखो ये बुझाई की देग पड़ी है, नगाड़ा, ढोल, सारी चीजें पड़ी है, ठीक है ना। ध्यान रखना, राव बीकानेर में अपनी कुल देवी नागणेची माता का मंदिर बनवाया। राव बीकानेर देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। देशनोक राजस्थान के बीकानेर जिले में है। और ध्यान रखना, देशनोक का जो करणी माता मंदिर है, इसका वर्तमान स्वरूप जो किसने दिया, वो महाराजा सूरत सिंह के द्वारा दिया गया है। बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी जो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी होगी, वही बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी होगी। नागणेची माता दोनों की कुल देवी है, ठीक है ना। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन है? करणी माता। और जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन है? चामुंडा माता। बस इतना सा फर्क है, बाकी वंश दोनों सेम ही है। जोधा के 5वें पुत्र थे, उन्होंने बीकानेर की स्थापना की और बीकानेर में ये सारा कार्य किया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना। बीकानेर का इतिहास जो है, ध्यान रखना, अपने आप में बड़ा अनुपम इतिहास है। क्योंकि देखो, पिता की संपत्ति पुत्र को प्राप्त होती है, परंतु यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि पुत्र जो है वो अपने द्वारा खुद एक एक पूरे पूरे साम्राज्य की स्थापना करता है और उस साम्राज्य का आगे जाकर नाम बनता है बीकानेर। उसको पहले भी प्राचीन नामों से जाना जाता था, जैसे महाभारत टाइम में किस नाम से जाना जाता था, वो भी सारी चीजें हम आगे देखेंगे। देखो, प्राचीन नाम के अंदर अपन देखते हैं कि बीकानेर के प्राचीन नाम क्या है। देखो, कुरु जांगड़ा। कुरु जांगड़ा महाभारत काल के अंदर बीकानेर का जो क्षेत्र है उसे कुरु जांगड़ा कहते थे या जांगल प्रदेश कहते थे। बाद में मिट्टी लाल थी इसलिए इसको राती घाटी कहा गया। राती घाटी का एक युद्ध भी है, ठीक है ना, वो भी अपन पढ़ेंगे। जांगल प्रदेश की राजधानी अहि छत्रपुर हुआ करती थी, ठीक है ना। वर्तमान में उसे नागौर कहा जाता है, धातु नगरी के नाम से फेमस है। 2 नंबर पे आते हैं राव नरा। बीका जी की जब मृत्यु हो जाती है तब राव नरा शासक बनते हैं और इनकी, ध्यान रखना, 1 वर्ष के अंदर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनका कोई इतना प्रमुख जो योगदान नहीं है बीकानेर इतिहास के अंदर, थोड़ा बहुत नॉर्मल कार्य वगैरह किए होंगे, ठीक है। कुछ महीनों बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। शासन, ध्यान रखना, 1504 से 1505 तक। 1504 में बीका जी की मृत्यु हो जाती है और राव नरा शासक बन जाते हैं। कुछ महीनों में इनकी डेथ हो जाती है। नरा के बाद में एक और प्रतापी शासक आता है, ध्यान रखना। राव नरा के बाद में शासक आता है राव लूणकरण, 1504 से 1505।
26 इसके समय में बहुत सारे कार्य होते हैं, देखते हैं। देखिए, राव नरा या नरसी, या जिसका उपनाम नरा था, कि मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई जो राव लूणकरण शासक बनता है। ये शक्तिशाली शासक था, इसने अपने राज्य का विस्तार किया, विकास किया। 1509 में ददरेवा के चौहानों को हराया, 1512 में फतेहपुर के कायम खानियों को हराया, फिर 1512 में ही चेटवाड़ के चायतों को भी जीत लिया इसने, ठीक है ना। बहुत सारी विजय हासिल की। राव लूणकरण ने बीकानेर में लूणकरणसर नामक स्थान पर लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया, ठीक है ना। बिट्टू सूजा ने अपनी पुस्तक राव जेत सिरो छंद, बिट्टू सूजा है, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है राव जेत सिरो छंद में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है, क्योंकि दानवीर व्यक्ति था बहुत ही ज्यादा, इसको कलयुग का कर्ण कहा है। जयसोम ने अपनी पुस्तक करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्यम के अंदर राव लूणकर्ण को दानवीरता की तुलना कर्ण से की है। राव लूणकर्ण ने नागौर के शासक मोहम्मद खां को 1513 में पराजित किया, ध्यान रखना। नागौर का युद्ध कब होता है? 1513 में। शासक था मोहम्मद खां, कौन पराजित करता है? राव लूणकर्ण पराजित करता है। राव लूणकर्ण ने जैसलमेर के रावल जेत सिंह को भी पराजित किया और अपनी पुत्री थी जिसका नाम था क्या? बालाबाई, जिसकी शादी आमेर नरेश पृथ्वीराज कछुआ के साथ में करवा देता है। फिर बाद में ध्यान रखना 1526 के अंदर एक युद्ध होता है जिसको घोसी का युद्ध कहते हैं। ये घोसी ध्यान रखना कहां पर है, मैं बता देता हूं आपको, हरियाणा, नारनौल के अंदर। अपन झुंझुनू से निकलते हैं, झुंझुनू से निकलते चिड़ावा आता है, चिड़ावा से आगे की तरफ में नारनौल है, और नारनौल के अंदर ही ये जगह है जिसका नाम है धोसी, ठीक है। यहां पर एक युद्ध करता है, वो किससे? नारनौल का नवाब होता है जिसका नाम होता है क्या? अभी मीरा, उससे युद्ध करता है, और इस युद्ध में लड़ते लड़ते ध्यान रखना राव लूणकर्ण जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इन्होंने दो चीजों का निर्माण करवाया, एक लूणकरणसर कस्बे का, नगर का निर्माण करवाया, और लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया। तो ये है राव लूणकर्ण के बारे में। लूणकर्ण राठौर जो बीकानेर के थे, बीका जी के वंश में आते हैं, आगे उनका विस्तार। आगे फटाफट लेते हैं अगले स्क्रीनशॉट में, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे वाली स्लाइड लेते हैं। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आ जाते हैं राव जेत सिंह या जेत्र सिंह राठौड़, ठीक है ना। देखो, पिता की मृत्यु हो जाती है 26 में, राव लूणकर्ण की मृत्यु होती है, और 26 में राव जेत सिंह सिंहासन पर बैठते हैं, ठीक है ना। पिता की मृत्यु के बाद में शासक बनते हैं, मुगलों से युद्ध करते हैं। पहला युद्ध मुगलों से होता है। किससे होता है? ध्यान रखना कि कामरान, ठीक है ना, कामरान को पराजित करते हैं राती घाटी के युद्ध में। ये बगली मुगलों का युद्ध कह दो भले इसको, पर इसको राती घाटी का युद्ध कहते हैं, ठीक है ना। ये भी, इसका भी वर्णन कहा है बिट्टू सूजाकृत राव जेत सिरो छंद, इसके अंदर इसका वर्णन है कि 26 अक्टूबर 1534 के अंदर कामरान बाबर के पुत्र को पराजित किया। किसने पराजित किया? राव जेत सिंह ने पराजित किया, और भटनेर दुर्ग छीन लेते हैं, जिसको राती घाटी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये राती घाटी कहाँ है? बीकानेर जिले में स्थित है। खानवा का युद्ध होता है, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, ध्यान रखना। खानवा का युद्ध कब होता है? 16 मार्च 1527 को। तो राणा सांगा इस युद्ध के मेन मुख्य लीडर होते हैं, राणा सांगा। उनका साथ देने के लिए अपने पुत्र कल्याणमल को भेजता है, ठीक है ना। फिर एक युद्ध होता है पाहेबा का युद्ध 1541 के अंदर, इसको साहेबा पाहेबा का युद्ध भी कहा जाता है। मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ युद्ध होता है, और इस युद्ध में ध्यान रखना राव जेत सिंह जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं युद्ध करते करते, और बीकानेर पर किसका शासन हो जाता है? मालदेव का शासन हो जाता है। 41 में मालदेव का शासन हो गया। 44 में एक युद्ध होता है, मालदेव करता है शेरशाह सूरी के साथ में गिरी सुमेल का युद्ध। इसमें ध्यान रखना, जब बीकानेर पर अधिकार हो जाता है तो यहाँ पर जो बीकानेर जो है वो राव मालदेव किसको सौंप देता है? एक सेनापति था मालदेव का, ध्यान रखना, कुंपा। तो बीकानेर किसको सौंप देता है? राव मालदेव कुंपा को सौंप देता है। 1544 के अंदर शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध। उसमें ध्यान रखना जैत सिंह का जो पुत्र है कल्याणमल, वो शेरशाह की सहायता करता है। बाद में शेरशाह जो है बीकानेर राज्य कल्याणमल को वापस लौटा देता है। राजस्थान का एक दुर्ग है हनुमानगढ़, ठीक है ना, जहां पर पहले भाटियों का अधिकार हुआ करता था। 1527 के अंदर राव जेत सिंह जो है यहां पर राठौड़ शासन स्थापत्य कर देते हैं, और इस दुर्ग का नाम चेंज करके भटनेर से कर देते हैं क्या? हनुमानगढ़, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। नाम चेंज अगला शासक करेगा, राठौड़ शासन स्थापित कर देते हैं राव जेत सिंह, ठीक है ना।
देखो, बड़े ही आरामदायक तरीके से अपने 4 राजाओं के बारे में पढ़ा। राव बीका जो बीकानेर के संस्थापक है, राव नरा जिन्होंने 1 वर्ष ही शासन किया, राव लूणकर्ण जिसने लूणकरण से झील का निर्माण करवाया और लूणकरण से कस्बा बसाया है, और राव जेठ सिंह, इनके बारे में अपन ने बड़े ही आरामदायक तरीके से पढ़ा है। ठीक है ना। तो इनके आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, तो आपको आराम से समझ में आता रहेगा। ये सारी की सारी बातें जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो इंपॉर्टेंट तथ्य वही बता रहा हूँ। अगर मैं ऐसे बताना शुरू करूंगा राव बीका के बारे में, तो एक पूरी किताब लिख सकते हैं राव बीका के बारे में। 7 महीनों के इसके शासनकाल के ऊपर भी किताब लिख सकते हैं। लूणकर्ण बहुत ही महान शासक था, इसके बारे में भी लिख सकते हैं, जेठ सिंह के बारे में भी लिख सकते हैं। परंतु हमें क्या पढ़ना है, जो एग्जाम में आने योग्य है। ठीक है ना। तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके संबंध में कोई अगर आपके लिए प्रश्न हो, तो आप मुझे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वापस लिख रहा हूँ, ओवन थॉट्स अंडरस्कोर स्टडी अंडरस्कोर पॉइंट अंडरस्कोर 2402, इसके ऊपर आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जितने भी प्रश्न आते हैं मैं सबका उत्तर देता हूं लगभग। कई बार नहीं दे पाता, वो बात अलग है, पर आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं आपको हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। यहाँ ध्यान रखना, ये फोटोज आप हमेशा देखते रहो। फोटोज देखने से भी कई चीजें क्लियर हो जाती है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।